Good morning, class 8. Hope everyone is fine and doing well. Today we will start chapter number 19, and the chapter name is Agriculture. We all know about agriculture as because it is the very most important industry in our country. We all are dependent on food, so we have to directly or indirectly depend on agriculture because food is our basic necessity. So in this chapter we will read about different type of cultivation, different type of farming techniques of agriculture. And let's start from the glossary. The first word is agriculture. It is the art and science of raising plant life from the soil. तो एग्रीकल्चर क्या है? एक ऐसी कला है, एक ऐसी साइंस है जिसके माध्यम से हम मिट्टी में से प्लांट लाइफ को बर्थ देते हैं. प्लांट लाइफ यानी कि किसी पौधे को, किसी वृक्ष को या कोई भी ऐसे जंतु को जब हम लाइफ देते हैं, दैट इज एग्रीकल्चर. नेक्स्ट इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. It is that practice of farming in which a patch of ground is cultivated for a few years till the soil is eroded or exhausted, after which cultivation is carried out elsewhere. तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है कि एक इस तरह की फार्मिंग होती है जहाँ पर एक ग्राउंड, किसी भी जंगल को काट कर वो उसके हिस्से में एग्रीकल्चर यानी कि कल्टीवेशन किया जाता है जब तक कि उसकी उपजाऊ शक्ति जो है वो ख़त्म ना हो जाए. जब उस जगह की उपजाऊ शक्ति ख़त्म हो जाती है बिल्कुल पूरी तरह से, तो उस टाइम पर उसको छोड़कर एक नया एरिया ढूंढा जाता है और वहाँ पर वो सारी कल्टीवेशन की जाती है. नेक्स्ट इज सब्सिटेंस फार्मिंग, सब्सिटेंस एग्रीकल्चर. It is the practice of farming in which the production is mainly consumed in farmers' household. ये उस तरह की फार्मिंग होती है जिसमें जो भी फार्मर है, जो भी फसल उगाता है वो अपने घर के लिए ही यूज़ करता है. नेक्स्ट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर. इट इज़ अ लार्ज स्केल सिंगल क्रॉप फार्मिंग रिजेंबलिंग अ फैक्ट्री प्रोडक्शन. तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में क्या होता है, क्या इस तरह के एग्रीकल्चर में एक तरह की क्रॉप यानी कि एक तरह की फसल को ही उगाया जाता है, और ये मेनली कौन करते हैं? जो लोग बिजनेसमैन होते हैं, जो कि फैक्ट्री में इसकी प्रोडक्शन करके आगे इनको बेच के उस माल को प्रॉफिट कमाते हैं. The last one is rotation of crops. It is a systematic succession of different crops on a particular piece of land to maintain soil fertility. रोटेशन ऑफ क्रॉप्स क्या है कि जब हम क्रॉप्स की रोटेट कर करके उन्हें उगाते हैं, जैसे कि एक ही पीस ऑफ लैंड के ऊपर हमने पहले, जैसे हमारे अपने आसपास जो खेत देखते हैं वहाँ पर जो कुछ टाइम के लिए पहले वीट उगाई जाती है, फिर राइस उगाया जाता है. कई बार लोग वीट को काटने के बाद बीच में गन्ने भी लगा लेते हैं, देन सब्जियां प्लांट करते हैं. इससे क्या होता है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है, वो आदी नहीं होती एक ही चीज़ की. जैसे किसी फसल को कोई न्यूट्रिएंट्स चाहिए मिट्टी में से, किसी को कुछ चाहिए, तो इसकी वजह से जो जो उन्हें चाहिए वो लेते रहते हैं. अगर हम एक ही तरह की क्रॉप लगाते रहेंगे तो जो जो न्यूट्रिएंट्स या जो मिनरल्स उस फसल को चाहिए वो धीरे धीरे ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. एग्रीकल्चर रेफर मेनली टू द टाइलिंग ऑफ सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड rearing ऑफ लाइवस्टॉक. Plant species that have been selected by humans to be cultivated for their use are called crops. Livestock refer to animals, cattle, goats, sheep and poultry reared to be useful to humans. Sometimes forestry and fishing are also included in agriculture. Rearing fish is called pisciculture. तो एग्रीकल्चर क्या है? ग्रोइंग क्रॉप्स को उगाना, और रियरिंग ऑफ लाइवस्टॉक. या रियरिंग ऑफ लाइवस्टॉक होता है कि जो भी कैटल्स होती हैं, गोट्स होती हैं, शीप्स होती हैं, और कई बार आप देखोगे कि जो बैल होते हैं, ये सब किसके काम आते हैं? जो एग्रीकल्चर जो लोग फार्मिंग करते हैं वो ये सब चीज़ों का भी देख रेख रखते हैं और इनको भी अपने घर में एज अ पेट वो रखते हैं ताकि वो कल्टीवेशन में भी काम आ सकें और उनको प्रोड्यूस भी दें. और जितनी भी प्लांट स्पीशीज़ ह्यूमंस के द्वारा सेलेक्ट किए गए हैं उनको कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जाता है और उन्हें बोला जाता है क्रॉप्स. और कई बार फॉरेस्ट और फिशिंग भी एग्रीकल्चर में इंक्लूड किए जाते हैं. और जब हम फ़िश की रेयरिंग करते हैं यानी कि फ़िश का पालन करते हैं तो उसे बोला जाता है पिसीकल्चर. The degree of agricultural development of a particular area is limited by certain physical factors such as climate, topography, soil temperature and rainfall. Socio-economic factors such as available technology like mechanization, economic condition of the farmer, storage facilities, irrigation facilities, marketing opportunities, government policies, etc. also affect agriculture.
अब जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है वो हर एरिया में अलग अलग है। कहीं एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा है, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी कोई भी जो तकनीकी व्यवस्था है वो नहीं हुई है एग्रीकल्चर के लिए। तो इस तरह के कुछ फैक्टर्स के बारे में बताया गया है कि क्या कारण हो सकते हैं। तो जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, फिजिकल फैक्टर्स कौन से हैं, जैसे कि क्लाइमेट, सॉइल, टेम्परेचर, रेनफॉल, टोपोग्राफी, ये क्या हैं, फिजिकल फैक्टर्स हैं। इन पे कोई भी कंट्रोल नहीं है ह्यूमन का। क्लाइमेट कभी भी बिगड़ सकता है, सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाए तो ख़राब हो जाती है क्रॉप, और रेनफॉल, बारिश ना टाइम पर आए या बारिश ज़्यादा आ जाए, और तापमान पे भी डिपेंड होती है। उसके अलावा ये तो थे फिजिकल फैक्टर, उसके अलावा जो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं। टेक्नोलॉजी हो गई, टेक्नोलॉजी में क्या आता है, मैकेनाइजेशन यानी कि मशीनरी। इसके बाद इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर, कि फार्मर के पास उतना खाद लाने का, बीज लाने का या अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी मशीनरी इस्तेमाल करने के लिए पैसा भी है, स्टोरेज फैसिलिटी है फार्मर के पास या नहीं है, वो अपनी फसल को स्टोर करके रख सकता है ताकि वो जो अनक्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं उनसे वो बचा सके। इरिगेशन फैसिलिटीज़, सिंचाई के लिए जो पानी है वो उसके पास अवेलेबल है या नहीं है। मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़, मार्केट में उस फसल का दाम क्या है या मार्केट में उस फसल की डिमांड है भी या नहीं है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की अगर गवर्नमेंट कुछ भी फार्मर के अगेंस्ट पॉलिसी यूज़ करती है, जो आप रिसेंटली देख रहे हो कि फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उन गवर्नमेंट की पॉलिसीज से वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो इसी तरह गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी उनके एग्रीकल्चर को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। तो 3 तरह के फैक्टर बताए मैंने आपको, फिजिकल फैक्टर हो गए, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होगी। Next is, the farming activities are very complex and as such it is very difficult to classify the agricultural type of the world. In the following section, an attempt is made to classify the agricultural type and their characteristic features. तो जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और बहुत डिफ़िकल्ट है ये क्लासीफाई करना कि एग्रीकल्चर किन किन तरीक़ों का है। तो कुछ तरीके जो हैं वो इस बुक में आज हम पढ़ेंगे। The first one is shifting cultivation. It is simple subsistence primitive method of farming. This type of farming is practiced by cutting a patch of forest or by burning bushes, etc. The patch of land is cleared and then cultivated. It is also known as slash and burn agriculture. Mostly root crops are grown like tropicoa, cassava, manioc, yams or maize, millets and rice. Not much attention is paid to cultivation. When the crops are ready, the people join together, harvest and store for consumption. तो ये बहुत ही सिंपल तरह की फार्मिंग है, इसे सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी बोला जाता है। इस फार्मिंग में लोग क्या करते हैं, एक फॉरेस्ट को वहाँ पे उसको साफ़ कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं, पेड़ काट देते हैं, एक टुकड़ा ज़मीन का तैयार कर लेते हैं या फिर उसे जला देते हैं किसी भी तरह से। वो एक जब ज़मीन का टुकड़ा तैयार होता है उस पर कल्टीवेशन करते हैं, इसलिए इसे स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। और इसमें जो रूट क्रॉप्स हैं जो कि इस तरह की शिफ्टिंग कल्टीवेशन में उगाई जाती हैं वो है ट्रोपियोका, कैसाकावा, मैनियोक, याम्स, मेज़, मिलेट्स और राइस। इस तरह की क्रॉप्स जो हैं वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में उगाई जाती हैं। ऐसी जो कल्टीवेशन होती है इनमें कल्टीवेशन पे ज़्यादा अटेंशन नहीं दी जाती, कि इनका मोटिव यही होता है कि हम जो भी उगाएंगे वो सिर्फ ये अपनी कंजप्शन के लिए ही यूज़ करते हैं, ना कि बेचने के लिए। This type of farming is practiced by tribal people. They stay at one place for some time, burn the wood, cultivate, and when within 3 or 4 years the soil is eroded or overrun by weeds, they leave that area and migrate to some other place. They are thus nomads. The land belongs to the government. The nomads can neither purchase nor sell the land. This type of farming leads to soil erosion and destruction of forest. This is why shifting farming is being discouraged nowadays. अब इस तरह की जो फार्मिंग है वो किन के द्वारा की जाती है, ट्राइबल पीपल्स के द्वारा, जो ट्राइब्स होते हैं उनके द्वारा ये की जाती है फार्मिंग, क्योंकि जहाँ वो रहते हैं उन्हें अपना खाने का सामान चाहिए और वो अपना कल्टीवेट करते हैं और अपने खाने के लिए वो फसल उगाते हैं। और जब 3-4 साल तक वो अपनी फसल उगा लेते हैं और उन्हें पता लगता है कि अब ये जो सॉइल है ये इरोड हो चुकी है, यानी कि इसकी उपजाऊ शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, अब ये बिल्कुल बंजर बन चुकी है, तो वो एक नया पैच, एक नया ग्राउंड, एक नई जगह ढूंढते हैं और फिर वहाँ पे कल्टीवेशन शुरू कर देते हैं।
इस तरह के जो लोग होते हैं ये एक से दूसरी जगह पर माइग्रेट होते रहते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, नोमैड्स। और ये जो लैंड होती है ये गवर्नमेंट की होती है, इसलिए ना तो ये नोमैड्स कोई लैंड खरीद सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं। इस तरह की फार्मिंग से सॉइल इरोजन होता है, यानी कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति खत्म होती है और फॉरेस्ट की भी डिस्ट्रक्शन होती है, यानी कि फॉरेस्ट को भी काटा जाता है, ख़त्म किया जाता है। इसलिए इस तरह की फार्मिंग को डिस्करेज किया जा रहा है लोगों के द्वारा। Shifting farming is known by different name in different countries. Jhoming in northeast India, Ladang in Indonesia, Milpa in Central America, Kagan in Philippines, Ray in Vietnam, Roca in Brazil, etc. Shifting cultivation is mainly practiced in tropical and equatorial forest region of Southeast Asia, Central Africa and South America. तो ये अलग अलग नाम हैं जिन नामों से शिफ्टिंग फार्मिंग को अलग अलग कंट्रीज़ में बुलाया जाता है। और इस तरह की जो कल्टीवेशन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है, ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन में, साउथ ईस्ट इंडिया के, सेंट्रल अफ्रीका और साउथ अमेरिका में। In India, shifting farming is practiced by tribal people in parts of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand and northeastern Indian state.